तो चलिए अभी आप हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, है ना। ये है इसका पार्ट 3 जिसको मैंने नाम दिया है चैप्टर 5C, है ना। तो अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब तक हम लोगों ने बहुत सारे रिफॉर्मर देख लिए, मोस्टली बिलोंग कर रहे थे नॉर्थ इंडिया के। अब कुछ साउथ इंडिया के भी रिफॉर्म मूवमेंट थे, उसको देख लेते हैं। तो आपका एक प्रश्न आ सकता है, सर इतना डिटेल में पढ़ना है क्या? तो मेरा कहना है इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये वनडे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में। तो आपको बस क्या याद रखना है, जो रिफॉर्मर थे उनका नाम और कौन से मूवमेंट लाए थे, और कई बार तो उनका वो स्टेट पूछा जाता है ना। नॉर्मली जो केरल का है उसके सामने लिख देता है तमिलनाडु, तमिलनाडु का है उसके सामने केरला, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ठीक है। बट एनीवेज अपना काम है सिलेबस को कंप्लीट करना, ताकि जो वनडे एग्ज़ाम वाले भी हैं उनके लिए भी अच्छी खासी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो श्री नारायण गुरु थे, उनके बारे में देखते हैं। तो ये कौन थे? हिंदू संत थे, साधु और सामाजिक सुधारक थे। जाति प्रधान केरल समाज में इझावा बोलते हैं, इझावा परिवार में जन्मे थे, ठीक है। जातिवाद को अस्वीकार करने वाले सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया इन्होंने। साउथ में जो स्टार्ट हुआ ना आपके जाति सुधार आंदोलन, उसके ये प्रणेता थे, मान के चलिए। आध्यात्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया, और इन्होंने जो स्थापना की थी संस्था की, उसका नाम था श्री नारायण धर्म परिपालन, SNDP जो बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चतुर्वर्ण की सांस्कृतिक परंपरा का खंडन किया। जो चतुर्वर्ण है ना आपका, ये क्या क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, उसका खंडन किया, ठीक है। तो ये है आपके श्री नारायण गुरु। उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग, एकदम ओवरव्यू देख के निकलते जा रहे हैं, ठीक है। फिर था एक जस्टिस पार्टी बना था। तो जस्टिस पार्टी का पर्पस क्या था कि जो गैर ब्राह्मण थे ना, उनको ये बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, विधानमंडल है, उन सब में प्रतिनिधित्व मिलता नहीं था, है ना, जो शासकीय काम है इन सब में। तो इसीलिए इन्होंने उनको जो गैर ब्राह्मण थे, देखिए आपके नॉर्थ में तो आपको क्षत्रिय ब्राह्मण ये सब मिलता है, लेकिन साउथ में क्या होता है, सिर्फ 2 टाइप के ही कैटेगराइजेशन होते हैं, एक है ब्राह्मण और दूसरे हैं गैर ब्राह्मण, ठीक है। तो गैर ब्राह्मणों की जो स्थिति थी उतनी अच्छी नहीं थी। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित किया गया कौन सा? जस्टिस पार्टी, 1917, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? CN मुदलियार, आपको याद रखना है। उसके बाद TM नायर थे, और तीसरा थे P त्यागराजा। तो इन तीनों का नाम आप कहीं लिख के रखेंगे, याद रखेंगे। और इनका क्या था, गैर ब्राह्मण सम्मेलनों और बैठकों से इनको जो असंतोष हुआ कि कैसे हमारा भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, तो उसके बदौलत ये हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के सांप्रदायिक विभाजन तीव्र हुआ, और इनकी डिमांड क्या थी कि विधानमंडल में निचली जातियों के लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने जो बताया कि जो गैर ब्राह्मण थे उनके लिए था। उसके बाद आते हैं EV रामास्वामी नायकर पेरियार। तो इनका कहाँ जन्म हुआ था? ये मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे, और प्रारंभिक जीवन में तपस्वी थे और सांस्कृतिक शास्त्रों का अध्ययन किया, संस्कृत इसका। इनका जो राजनीतिक यात्रा कब शुरू हुआ, या फिर क्या बोलते हैं, मन कब बदला? ये जो थे कांग्रेस के मेंबर थे, ठीक है। तो कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल होते थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे भी ब्राह्मण और जो निचली जाति वाला जो था ना, जाति पात था, ठीक है। जैसे भोजन कराना है तो अलग से बैठाया जाता था। तो उससे उन्होंने देखा कि यहाँ पे भी जाति भेदभाव हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे? राष्ट्रीय सभाओं में। तो फिर उनका मन बदला कि भाई ये सब में कुछ रखा नहीं है। तो इन्होंने शुरू किया आत्मसम्मान आंदोलन। इनके आंदोलन का नाम था आत्मसम्मान, और 1925 में तमिलनाडु के अछूतों की गरिमा के लिए लड़ने के लिए स्थापित किया गया, ठीक है, तमिलनाडु विरासत। तमिलनाडु मलेशिया और सिंगापुर जैसी बड़ी तमिल आबादी वाले देशों में प्रभावशाली, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनका जो संस्था का नाम है आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया इन्होंने, EV रामास्वामी नायकर, ठीक है। डोंट वरी, हम लोग शॉर्टकट भी इसका पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका आत्मसम्मान आंदोलन, ये भी साउथ में ही था। तो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। नेतृत्व पहल शिक्षित धनी गैर ब्राह्मण जातियों से आई। जो इसकी जो पहल की थी, जो शिक्षित गैर ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। और इनका मूल दर्शन क्या था कि हम आत्मसम्मान के बारे में सोचने की योग्य तभी हैं जब उच्च और निम्न जाति की धारणा हमारी भूमि से मिट जाए।
तो इन शॉर्ट बोला जाए तो जो तमिल में गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण के बीच जो भेदभाव था ना, उसके कारण ही ये भी एक आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब आते हैं कुछ विशेष लीडर हैं, मदन मोहन मालवीय। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, तो ये कहाँ से आ गया है, तो ये आ गया स्पेक्ट्रम से, और आपके CGPSC में क्वेश्चन आया डायरेक्टली, मदन मोहन मालवीय के बारे में कुछ लिखिए। तो ये जो PPT है ना, वो सीधा आपको हेल्प करेगा। तो परिचय देख लीजिए थोड़ा सा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे। शैक्षिक अग्रदूत जो BHU की बात किए थे हमने, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एनी बेसेंट, तो इन्होंने ही जो आंदोलन था, इन्होंने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 में। जो एनी बेसेंट ने 1907 में फाउंड किया था, उसी को ही इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम दिया। धार्मिक सुधार क्या किए, सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के प्रचार के लिए भारत धर्म महामंडल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, की स्थापना की। कांग्रेस नेतृत्व 1918 में अध्यक्षता की, और मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय नारे के रूप में प्रस्तावित इन्होंने किया था। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स आपको मिले यहाँ पे, कौन कौन से मिले। BHU की स्थापना कराया था उन्होंने 1916 में, भारत धर्म महामंडल 1887 में स्थापना की, और कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, मालवीय के सामाजिक सुधार कार्य कौन कौन से थे। एक तो है इनका हरिजन आंदोलन, अस्पृश्यता की निंदा की और हरिजन आंदोलनों के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। 1933 में उस बैठक की अध्यक्षता की जहां पे हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। ठीक है, जो गांधी जी का था, वहां पे इनकी अध्यक्षता भी इन्होंने की। मंदिर प्रवेश ये आंदोलन करा उन्होंने, और मान्यता 2014 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो बस एक बार देख लीजिएगा कि इनका धर्म महामंडल जो था, स्थापना। अब आते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सा है, BR अम्बेडकर, है ना। अभी हम लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं, आप देखो, हम लोग 3-4 टॉपिक को एक ब्रॉडर तरीके से कवर कर रहे हैं, तो इसके कंटेंट को उठा के वहाँ पे आपको डालना है। जैसे ये कौन सा है आपका, ये है दलितों के आंदोलन। ठीक है, दलितों के आंदोलन, तो एक तो आपको उठाना है दलितों के आंदोलन, एक उठाना है आपको ये फुले वाला, है ना, ज्योतिबा फुले, और ये अंबेडकर जी को। ठीक है, तो महात सत्याग्रह के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आपको रेडी करके रखना है, और ये पेज आपके लिए काफ़ी है, 4 नंबर का आएगा। चौदह तले सत्याग्रह, तो 2 सेकेंड, तो पृष्ठभूमि क्या है, 20 मार्च 1927 को BR अम्बेडकर के नेतृत्व में महाड, जो रायगढ़ जिला है, रायगढ़ अपना छत्तीसगढ़ वाला नहीं, महाराष्ट्र वाला, ठीक है, में सार्वजनिक टैंक से अछूतों को पानी का उपयोग करने की अनुमति देने का उद्देश्य था। भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और कानूनी संदर्भ क्या है, अगस्त 1923 में बॉम्बे विधान परिषद ने दबे वर्गों को सरकार द्वारा निर्मित और रख रखाव वाले स्थानों का उपयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, लेकिन ये तो प्रस्ताव पारित कर दिया था, बट ये जो उच्च वर्ग वाले थे वो अलाउ कर नहीं रहे थे, तो इसीलिए सत्याग्रह चलाया। तो महाड नगर पालिका के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ टिपनिस ने सार्वजनिक स्थानों को अछूतों के लिए खोल दिया। अंबेडकर ने टैंक से पानी पिया और हजारों लोगों ने उनका अनुसरण किया। दलित महिलाओं को संबोधित किया, उन्हें अस्पृश्यता के चिन्हों वाली प्रथाओं को त्यागने को कहा, और महिलाओं को उच्च जाति की महिलाओं की तरह साड़ी पहनने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो देखो, अंबेडकर जी का ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उनका कहना था कि देखो, दलित तो ऐसे भी दबे कुचले हैं, लेकिन उनमें भी जो दलित महिलाएं हैं उनकी स्थिति सबसे निम्नतर है ना। दलित लोग दबे कुचले हैं सवर्ण वर्ग से, लेकिन जो दलित महिलाएं हैं वो तो सबसे निम्न है, क्योंकि उनको डबल दोहरी लात पड़ती है। एक तो आपका पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब जो उनके समाज में पितृसत्तात्मक है, उसकी लात पड़ रही है, और दूसरा सामाजिक जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, उसका भी सामना करना पड़ता है। इसलिए अंबेडकर काफ़ी वुमेन एजुकेशन के सपोर्टर थे। उसके बाद एक है धर्म सभा। ठीक है, तो धर्म सभा जो था उसकी स्थापना की थी राधाकांत देव ने। कब की थी, 1830। तो 1830 जब आप देख रहे हो तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसी टाइम के आसपास में ब्रह्म समाज चल रहा था, है ना। 1828 में ब्रह्म समाज आया था। तो ये जो धर्म सभा था वो एक अपोनेंट, मतलब विरोधी संस्था के रूप में उभरा, और ये क्या थे, आपके जो रूढ़िवादी समाज, मतलब रूढ़िवादी जो परंपराएं थी ना, उनका सपोर्ट करते थे। जो हिंदू समाज में उन्मूलन के लिए काम कर रहा था ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज के अपोजिट था।
तो क्या कर रहा था, रूढ़िवादी समाज को सामाजिक धार्मिक मामलों में यथास्थिति के संरक्षण के लिए खड़ा था। मतलब जैसा है वैसा रहने दो, ज़्यादा सुधार की जरूरत नहीं है, अपना समाज ठीक है, ऐसा इनका कहना था। सती पर स्थिति क्या थी, सती प्रथा के उन्मूलन का इन्होंने विरोध किया। ठीक है। शिक्षा पर दृष्टिकोण विरोधाभासी रूप से पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के पक्ष में था। ठीक है, ये देखो कुछ चीज़ों में तो ये अपोजिट हैं, बट इन्होंने क्या किया, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार में सहयोग दिया, यहाँ तक कि लड़कियों के लिए भी इन्होंने शिक्षा का जोर दिया। ठीक है, तो मोटा मोटा ये क्या थे, अगेंस्ट, क्वेश्चन भी आएगा एक तो, ब्रह्मो समाज था, है ना, ब्रह्म समाज के अगेंस्ट ये खड़े हुए, इस समाज की स्थापना की गई थी। अब आते हैं शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम क्या बोलता है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, लड़कियों की आयु 18 और लड़कों का लड़कियों की 14 साल और लड़कों का 18 साल के लिए एक अधिनियम था। कब आया, 1929 में। इसके प्रायोजक कौन थे, राय साहेब हरबिलास शारदा के नाम पे ये आया था, मतलब जिन्होंने ये पैरवी करी थी। केवल हिंदुओं पर नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश भारत पर लागू होगा, ये सब चीज़ें हैं। अब आते हैं रखमाबाई केस, एक केस था, मतलब मेरे हिसाब से इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी हिसाब से है तो जस्ट इग्नोर करते हैं, वही वो एज ऑफ कॉन्सेंट वाला है। ठीक है, मैं क्विकली आता हूँ थर्ड, मुस्लिम सुधार आंदोलन। ठीक है, तो मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में मेंस में आता है और प्रीलिम्स में ज़्यादा तो नहीं आया है बट पूछ सकता है। तो प्रमुख आंदोलन कौन से हैं, जब हिंदू समुदाय ने पश्चिमी प्रभावों का जवाब सीखने की इच्छा के साथ दिया, मुस्लिम समुदाय की प्रारंभिक प्रतिक्रिया परिवर्तन का विरोध था। मतलब इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश लोग चाह रहे थे, जो पश्चिमी प्रभाव आ रहा था, तो मुस्लिम समाज ने उसका पहले तो विरोध किया। मुस्लिम सुधार आंदोलन अपेक्षाकृत बाद में केवल 1860 के दशक में शुरू हुए। हिंदू आंदोलन तो आपके शुरू हो गए थे, है ना, आप ये राजा राम मोहन के टाइम से, इनका लेट से हुआ। तो प्रमुख आंदोलन कौन से हैं जिसके बारे में पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां, वहाबी आंदोलन, टीटू मीर, फराइजी, देवबंद, अहमदिया। नए एस्पेरेंट हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पूछता ये है कि कौन सी एरिया में ये आंदोलन थे, और सेकंड कौन लीडर था इसका, है ना, क्वेश्चन दे दिया रहेगा, किसी आंदोलन का लीडर चेंज कर दे रहेगा, इसका आंदोलन का लीडर इधर दे देगा, इधर का इधर, है ना, और आपको पूछेगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसलिए आपको इस आंदोलन के नाम बस पढ़ने हैं, उनके लीडर के नाम, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, देखिए मैं कंटेंट बहुत सारा दे रहा हूँ, बट मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इसमें फोकस किसको करना है। चलिए पहले आते हैं सर सैयद अहमद खां, इसको मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, 15 नंबर में एक बार आया है। तो ये कौन थे, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, बाद में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ठीक है, तो पूछ सकता है प्रश्न, 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ठीक है, नाम बदला, चेंज हो गया उसका। धार्मिक सुधार, आधुनिक वैज्ञानिक विचार को इस्लाम के साथ मेल कराने के लिए काम किया, कुरान को एकमात्र अधिकृत ग्रंथ घोषित किया। किन्होंने, सर सैयद अहमद खान ने। महिला अधिकारों के लिए भी इन्होंने वकालत की, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का। प्रकाशन, इनका जो वो है पत्रिका है, तहजीब उल अखलक, ये इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है। इन्होंने क्या किया, प्रगतिशील सामाजिक विचारों का प्रचार किया। इन शॉर्ट अगर बोलूँ ना, तो इनका ओपिनियन क्या था, ये मुस्लिमों को भी चाहते थे कि आप वेस्टर्न एजुकेशन को लें और शिक्षा ग्रहण करके अपना विकास करें। ठीक है, शैक्षिक स्तर पे उनको बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेज़ों के सपोर्टर थे वो, क्योंकि उनका कहना था कि अंग्रेज़ हैं तो इनके माध्यम से ही यही हैं जो मुस्लिमों का बेहतरी चाह सकते हैं। ये मोहम्मद इकबाल, आई डोंट थिंक इम्पॉर्टेंट है, इसको इग्नोर करिए। वहाबी आंदोलन के बारे में देखते हैं। पश्चिमी प्रभाव के जवाब में उभरने वाला पहला मुस्लिम आंदोलन, जो वेस्टर्नाइजेशन आ रहा था ना, उसके विरोध में ये आंदोलन आया। तो ये अरब में तो इसको लॉन्च किया था अब्दुल वहाब ने, बट दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह देहलवी, इसका नाम याद रखेंगे, के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ। डिफ़िकल्ट है, मेरे से भी नाम याद नहीं होता। ठीक है, बट आपको क्या करना है, बस एक बार देख लेना है, ताकि मैच द फॉलोइंग आए तब बना पाओ। सैयद अहमद, भारतीय नेता कौन था यहाँ पे, सैयद अहमद बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज़ द्वारा शिक्षाओं का प्रचार। बरेलवी ने इस्लाम में नवाचार की निंदा की और मूल धर्म में वापसी की वकालत की। इनका क्या कहना था कि कोई भी इस्लाम में जो है बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो मूल रूप से इस्लाम है उसी को ही फॉलो करें। ठीक है,
राजनीतिक मोड़ कब आया? अजीज ने भारत को दार उल हर्ब मतलब युद्ध की भूमि घोषित किया, जिसे दार उल इस्लाम इस्लाम की भूमि बनाने की आवश्यकता थी। मतलब उसका कहना था कि इसको हमें इस्लाम की भूमि बनानी है। जिहाद शुरू में पंजाब के सिखों के खिलाफ घोषित किया, फिर विजय के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ, है ना। मतलब पहले ये सिखों से लड़े, अब सिखों से जीत गया तो फिर आपके अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं, ठीक है। इनका मानना था कि अंग्रेज़ों के चलते हमारा जो इस्लाम है वो बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा और इसमें जो बदलाव आ रहे हैं ना, इन सब की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेज विरोधी भावनाओं को फैलाकर 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सैन्य शक्ति द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया। 1870 में आईपीसी में राजद्रोह जोड़े जाने का कारण, तो ये जो वहाबी आंदोलन है ना, यही एक कारण था जिसके चलते जो राजद्रोह वर्ड है या फिर राजद्रोह का जो प्रावधान है जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। वहाबी आंदोलन, ठीक है। एक तो लीडर को याद रखेंगे और दूसरा है ये, ठीक है। कौन सी ईयर में था उसको भी देख लीजिए। अब आते हैं टीटू मीर और फराइजी आंदोलन। तो टीटू मीर जो था, तीतू मीर भी बोलते हैं, जैसा ही बोलो तीतू मीर आंदोलन, तो मीर निठार अली, जिसको टीटू मीर बोलते हैं, के नेतृत्व में जो सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य थे, वो जो ऊपर में लीडर था ना उसका शिष्य है ये, वहाबवाद को अपनाया और शरिया का समर्थन किया। हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश नील कंपनियों के खिलाफ मुस्लिम किसानों का किसान आंदोलन। तो देखिए ये जो आंदोलन हुआ ना, उसमें क्या था, दो पक्ष हो गए। ये जो हिंदू ज़मींदार थे वो, और जो किसान थे वो कौन थे, मुस्लिम थे। तो एक टाइप का हिंदू मुस्लिम तो मामला था ही, साथ में ज़मींदार और पीजेंट का भी मामला था, है ना। तो उस टाइम क्या कर रहे थे ये लोग, इनको इंडिगो उगाने के लिए बहुत विवश कर रहे थे ना, आपका कमर्शियल फार्मिंग, तो उस टाइम ही आया। हिंदू ज़मींदारों और ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ मुस्लिम किसानों का किसान आंदोलन था। 1831 में ब्रिटिश के साथ संघर्ष में मीर मारे गए। अब ये मारे गए तो क्या होता है फिर, फराइजी आंदोलन। फरीदपुर के, हाँ ये तो हो गया, ये तो ख़त्म हो गया 1831 में। दूसरा आंदोलन कौन सा है, फराइजी आंदोलन। तो इसको किसने शुरू किया, हाजी शरीत उल्लाह। ज़मींदारों और ब्रिटिश अत्याचारियों के खिलाफ किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। दुदू मियाँ जो संस्थापक के पुत्र थे, संस्थापक कौन था ये, तो इसके पुत्र के नेतृत्व में कट्टर परिवर्तनों की वकालत करने वाला धार्मिक संप्रदाय बन गया। समतावादी विचारधारा का प्रचार किया कि सभी मनुष्य समान हैं और भूमि पर ईश्वर एक है, ब्रिटिश घुसपैठियों को। तो अल्टीमेटली यार वही है कि इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों और जो हिंदू ज़मींदार थे ना उनके शोषण के प्रति विरोध किया। आपको इसमें क्या याद रखना है, लीडर को याद रखना है और कौन सा आंदोलन। तो जैसे दुदू मियाँ हैं वो किसके हैं, फराइजी आंदोलन के हैं, ठीक है। और मोस्टली ये जो आंदोलन थे किधर थे, आपके वेस्ट बंगाल साइड में। ये पूछा गया है देवबंद स्कूल, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1866 में, सराहनपुर, कहाँ पे है, यूपी में। और किसने किया था, मोहम्मद कासिम नौनातवी और रशीद अहमद गंगोही, ठीक है। ये फाउंडर के नाम पूछ देता है। फोकस क्या था इनका, पाठ्यक्रम में मूल इस्लामी धर्म को शामिल करना था और अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी साहित्य को बाहर रखना था। मतलब अगेन ये लोग रूढ़िवादिता के पीछे ही भाग रहे थे। उद्देश्य, मुस्लिम समुदाय का धार्मिक और नैतिक पुनरुत्थान करना और धार्मिक नेताओं का प्रशिक्षण। विकास, कैसे हुआ विकास इनका, महमूद उल हसन के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में धार्मिक और राजनीतिक आकांक्षाओं का संतुलन, समर्थन, ठीक है उतना कुछ नहीं है। इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विज्ञान को शामिल करने का समर्थन किया। लखनऊ में दारुल उल्म की स्थापना की, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही था कि ये लोग क्या चाह रहे थे कि जो इस्लाम है उसमें पहले तो इन्होंने मना किया कि भाई पश्चिमी साहित्य को बाहर रखा जाए। बाद में फिर ये नीचे देखोगे शिबली नोमनी करके जो था, उन्होंने समर्थन किया कि चलो भाई पश्चिमी विज्ञान को भी जोड़ो, अंग्रेजी भाषा को भी जोड़ो, ठीक है। तो ये जितने भी मुस्लिम आंदोलन थे ना, उनका सार आप समझ पा रहे होगे। तो क्या था, रिएक्शनरी थे, है ना। मतलब जो भी ब्रिटिश प्रभाव आ रहे थे उन सब के अगेंस्ट में, कि हमें इस्लाम के मूल भाव को ही रखना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं लाना है, ये इनका फोकस एरिया था। एक और आंदोलन है अहमदिया आंदोलन, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग ब्रेक लेंगे। तो पंजाब के कादियान में जन्मे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया, ये आपकी 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में। मुख्य दावे क्या हैं, पैगंबर मोहम्मद द्वारा भविष्यवाणी किए गए प्रतीक्षित मसीहा होने का दावा किया। ये बोला कि भाई जो पैगंबर ने बोला था ना कि कोई मसीहा आएगा, वो मैं ही हूँ। घोषणा की कि मुस्लिम धर्म और समाज दैवी हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले बिंदु तक गिर गए थे
मानते थे कि अल्लाह ने उन्हें इस्लाम के लिए नवीनीकरणकर्ता के रूप में चुना है। अब देख रहे हो आप ये सब मान्यताएं इनकी। कहा धार्मिक दर्शन क्या है इनका? कहा कि सभी प्रमुख विश्व धर्म स्वयं ईश्वर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। मानते थे कि सभी धर्म इस्लाम को सबसे पूर्ण और अंतिम धर्म के रूप में स्थापित करने, ठीक है, सब चीज़ें। तो वही सब चीज़ें, अहमदिया आंदोलन, ठीक है, नाम याद रखेंगे। इसका नाम था पंजाब साइड में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने लायक है नहीं, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट पढ़ेंगे सिख आंदोलन और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।